बात आलोक शर्मा आपसे। आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी, हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खिलेगा, और ना ही ये मोदी जी का 0.3 है, ये 3.0 है। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद जो मीडिया में चर्चाएं का दौर बाजार अभी गर्म है, और जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, इसी तरह जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो भी सवाल जो शासन सत्ता से करना चाहिए वो सवाल भी शुरू कर दिए हैं। सरकार ने जो वादे किए हैं लोकसभा चुनाव के पहले, जो जनता के बीच जा जाकर लोग लुभावने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए भी अब जो अन्य प्रवक्ता हैं अन्य पार्टियों के, वो उन्हें याद दिलाने लगे हैं कि अपने वायदे जो हैं, आपके जो वचन किए हैं, आपने अपनी जो घोषणा पत्र में आपने जो वादे किए जनता से, उन वादों को अब आप पूरा करने में जुट जाइए। ये विपक्ष का भी काम है। बिल्कुल, विपक्ष भी अपना बखूबी अपनी भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। चलिए इस डिबेट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो शासन सत्ता से सवाल होना चाहिए और जो शासन सत्ता का काम है उस काम में बखूबी से उनको अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देखते हैं इस डिबेट में। एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है, अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा। और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं, जो पिछले 2 दिन की घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप में बयान कर रही हैं। एनसीपी नाराज़ है, टीडीपी और जनसेना में वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, गोपी रिज़ाइन करने की बातें खबर आ रही हैं, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसका आपने अभी बताया, स्पीकर कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ नहीं है। हमने तो पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था खड़गे साहब के यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई कि हम सही समय पर अगर कहीं पर कोई चीज़ होगी तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं, किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से कि भाई हम क्या करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब दूसरा है, आपने एक बहुत रोचक बात कही कि अलायंस के पार्टनर्स ज़्यादा पैसा ले जाकर अपने राज्यों में दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मोदी साहब के यहाँ पर अलायंस के पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा और तब अलायंस चलेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर तमाम सवाल उठेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि स्पीकर अगर बीजेपी का बनता है, आप हो सकता है जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हों वो बन जाएं, लेकिन उन कोई भी मोदी जी के सरकार में दोबारा स्पीकर अभी तक तो बना नहीं और नहीं बनेगा। जहाँ तक मेरा आकलन है, कोई ना कोई डमी आएगा, तीसरा व्यक्ति जो विपक्ष को बोलने नहीं देगा, और जब विपक्ष को बोलने नहीं देगा और विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा, तो जो ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है इसमें फिर दिक्कत आएंगी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सब चीजें देश के लिए घातक हैं। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो, लेकिन अब वो देश की सरकार है। हाँ। अब हम चाहेंगे कि सरकार है तो जो वायदे उन्होंने सरकार ने किए हैं ओके, उनको पूरा करें। अब आलोक जी, उड़ीसा में आज 6 दिन हो गए। हाँ। मानक जी, अंतिम बात कह रहा हूँ मानक जी में, उड़ीसा में मैं बधाई भी दूंगा न्यूज़ 24 को भी और मानक जी को भी। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की भाई 6 दिन हो गए कौन सीएम होगा, क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी पुनः
शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं, आप ठीक है आलोक अच्छे जी। से सरकार अब चलाएं, मुझे ये हमारी बताइए, शुभकामनाएं। ओके, अब मुझे ये बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं हैं, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए 99 वाली, 99 से शुरू करिए, 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4-4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए दोबारा। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई हैं ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ उसके दीजिए बाद भी आलोक वो जी, आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत अरे हो भाई, गया, आपकी सुप्रीम सीटें कोर्ट में डबल हो केस- गई, अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। देखिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है केड़ा बीच में ना बोल। मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाएं, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथ ही भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता है बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने नहीं, दीजिए आलोक ना, जी, ये ओके, काम आप क्यों ओके, कर रहे हैं? मैं बता देता पिटीशन थी मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए, और एक जगह नहीं 50 जगह ऐसा है जहां ट्रांसपेरेंसी में कमी है। ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी और मीडिया के कुछ साथी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मैं फिर कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मानक जी, आपको इलेक्शन कमीशन का क्या बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट में कमीशन केस का चलेगा, बचाव कहीं नहीं कर चलेगा, रहा हूं, तो वो तमाम मैं चीजें हमारी सामने आएंगी। चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके और यार, वो पाक साफ चुनावी होके निकली प्रक्रिया है। पाकिस्तान मैं का- ईवीएम ना एक सेकंड, मैं ईवीएम का मैं बचाव फिर कर रहा कहूंगा वो हूं, क्योंकि ईवीएम पर जब तक कोई सबूत ना आ जाए मैं कि फिर हाँ कहूंगा- बेईमानी हुई, वोटों में हेराफेरी हुई, मैच नहीं कर रही वीवीपैट और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वो, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट या कहीं भी कोई मिसमैच, जब तक वो नहीं है तब तक आलोक जी सवाल उठाना देखिए, मुझे- अब जायज नहीं है। देखिए, क्योंकि बीजेपी का मैं बहुमत फिर चला कहूंगा- गया, मैं फिर इंडिया कहूंगा। गठबंधन इतना मजबूत हो गया, अब तो मैं कम फिर से कम कहूंगा। आपको मान अरे लेना मैं- चाहिए मैं ईवीएम उस पर ठीक मैं- काम करती है। मैं और आंकड़ों अगर पर- कहीं मैं ट्रांसपेरेंसी आंकड़ों का पर- मसला अरे है, मैं वाह भाई आपके वाह, साथ खड़ा मैं हूं। कैसे मान लूं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ, मानक जी, हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा हो जाए, हम तो इसी में प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी का। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी में कमी है तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। ठीक है, ओके, एक बात बताइए, आलोक जी आप के लोग लगातार कह रहे उपस्थिति में थे, संन्यास दिलवाना था उनको हाँ, मुझे। ओके, आलोक जी आप लगातार कह रहे थे बीजेपी का बहुमत नहीं आया, एनडीए की सरकार बैसाखियों वाली, कमजोर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जैसे बना है ना आलोक जी, उससे तो ऐसा लग रहा है किसी के दबाव में पीएम आए नहीं है, यानी सरकार बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहली और दूसरी चली है, कमजोर पीएम नहीं होने वाले, देख लीजिए, किसी के दबाव में नहीं आए। देखिए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो कमजोर और मजबूत प्रधानमंत्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी का वो आवाज मजबूत बढ़ाइए भाई, नहीं नहीं होता आ रही जो आवाज, ईडी सुनाई सीबीआई नहीं के दे रहा। दम पर जो ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे दलों को डराता हो, वो कभी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। जो चाइना के सामने घुटने टेक देता हो, वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो मीडिया के साथ ही मजबूत और कमजोर प्रधानमंत्री की परिभाषा अगर किसी को समझ ना आए तो मैं समझा दूंगा किसी दिन बैठकर। अभी मेरे पास एक आरएसएस के साथी आए हैं, अभी आकर बैठे हैं, ये पर्ची दे के गए हैं मुझे। इस पर्ची पे नाम लिखा है भाजपा के अगले अध्यक्ष का, क्योंकि पर्ची वाली पार्टी है ना ये तो। मानक जी, पर्ची आई है ये, इसमें पर्ची में नाम लिखा है। ये आरएसएस का एक व्यक्ति आया, बिल्कुल ऋषिकेश से आया, कहोगे तो मैं भी अभी दिखा दूंगा फोटो पे। अच्छा, आपको
नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। सरकार तो बनी गई ना, मंत्रिमंडल में लटकन बाजार हो रहा, कोई बात नहीं। अच्छा रुकिए, अरे जफर भाई बोलने दीजिए ना, मजा आएगा, रुकिए ना जफर भाई बोलने दीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने दे रहा बोलिए। हूं। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं, ये पर्ची आ गई है और इस पर्ची पे बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लिखा है और इस पे लिखा है कि आरएसएस ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल हम डिमांड करेंगे कि कांग्रेस में चुनाव हो और हमारे यहाँ जीवन में कभी भी चुनाव नहीं होगा। इस पर्ची में ये भी लिखा है, इस पर्ची में ये भी लिखा है नड्डा जी को बिना प्राइमरी मेंबरशिप के हमने एक्सटेंशन दे दी थी। और इस पर्ची में ये भी लिखा है कि अमित शाह जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, नड्डा जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये सारा इस पर्ची में लिख के देखा है। आप लोग सुनिए भाई, डीप फेक में आप मानक जी रोकिए ना भाई, मानक जी रोकिए ना एक बार जो काम करते हैं उसमें। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हैं जफर भाई, दिखा रहे हैं। अरे जफर भाई सुनिए ना, बता दिया कि पूरे कैंपेन में आपने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जफर भाई इस्तेमाल किया इजरायली कंपनी का। अच्छा रुकिए जफर भाई, एक सेकंड रुकिए ना, मानक जी मुझे 10 सेकंड एक एक करके। अरे आलोक जी पर्ची खोल के बताइए ना जरा, पूरा देश जानना। मानक जी, बीजेपी के नेता भी जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष कौन बनेगा। खोलिए ना, देखिए बताइए ना क्या नाम लिखा है। इसमें लिखा है, इसमें एक सेंटेंस और लिखा है कि 4 लोगों का चयन हुआ है जिसमें से एक व्यक्ति शॉर्टलिस्ट होगा और उसमें जो हम 2 हैं वो डिसाइड करेंगे कि सबसे डमी कौन रह सकता है, उसका नाम 4 में से टिक होगा। ओके जफर, इसमें आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए जफर भाई बोलिए। नड्डा जी ने खुद ही कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें से 4 में से जो सबसे डमी होगा, जिसको अमित शाह जी हाथ पकड़ के पीछे फेंक सकेंगे, वो बनेगा। संजीव, ये मंत्रिमंडल बन गया और जैसा मैंने कहा, क्या आप सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को कि मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा जरूर है अगर आप तुलना करें 19 से और 14 से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी के दबाव में आए हैं अभी तक। आपको भी ऐसा लगता है संजीव, और आपको लगता है वो गठबंधन की सरकार चला लेंगे आराम से? ये फंस गया सीएम। देखिए, ये जो मीडिया का अभी भी जो मुख्य धारा का मीडिया है ना मानक जी, मोदी जी एंड कंपनी के तो ये बात बाद में गले उतरेगी कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया का ही एक बहुत बड़ा वर्ग ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये गठबंधन की सरकार है। मुझे ये समझ में नहीं आता मानक कि लगातार ये बात क्यों हो रही है कि ये सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 14 और 19 की थी। आपने कहा अपने इंट्रो में कि बिल्कुल मोदी की छाप नजर नहीं आ रही है क्या? अरे भाई, 240 सांसदों की पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, गठबंधन को लीड करेगी, लेकिन ये 14 और 19 जैसे नहीं चल सकती। अगर चलेगी, वैसे चलाने की कोशिश होगी तो गिर जाएगी। ये बात समझनी पड़ेगी सबको। मुझे समझ नहीं आता, मीडिया जो साथ देने की कोशिश करता है वो दरअसल नुकसान पहुंचाता है इस सरकार का। वो मोदी सरकार बोली 400 पार, सारा मीडिया बोलने लग गया 400 पार, रह गए 240, क्योंकि वही एम्प्लीफिकेशन जो वहां से होता है वही वापस मीडिया से चला जाता है और वो एक दूसरे की बात सुन सुन के सोचते हैं बहुत सत्य का चारों तरफ प्रवाह फैल रहा है। तो प्लीज, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो एक लेसन हम सब के लिए, मीडिया के लिए, सबसे पहले तो आप मुझको आपको वो कुछ करना चाहिए, धन्यवाद, सम्मान, कि मैं तो कह रहा था अपने आप पे बहुमत नहीं मिलेगा आपके शो पे 2 महीने से, जब आप सभी इस दिशा में चल रहे थे कि जी ये होगा वो होगा। देखिए, बात यह है कि किसी की ना बुराई है ना किसी की तारीफ है। संसद चलती है संख्या गणित पे, संख्या गणित पे इस सरकार को बैसाखियों की जरूरत है। अब वो तो आपने देखा कि किस तरह से जो प्रवक्ता हैं अन्य पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के एवं आदर्श जो प्रवक्ताओं ने किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस सरकार को उनके वायदे याद दिलवाए हैं। बिल्कुल, जो जनता से वायदे किए हैं वो तो पूरा करना ही होगा आपको। अब अगर आप नहीं करते हैं तो आगामी चुनाव फिर आएंगे, चुनाव फिर आपको सरकार से आपको उतार दिया जाएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी कुछ सबक सीखने को मिला है जो अभी चुनाव हुए हैं। इन चुनाव के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ सबक सा ऐसा मिला है कि जनता ने कहीं ना कहीं इनको निगलेक्ट किया है। तो इस सबक से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ सीखेगी। एवं अन्य जो पार्टियों के जो अभी आपने इस डिबेट में देखा कि किस तरह से जो उन्हें उनके वायदे याद दिलवाए गए हैं, जो अन्य पार्टियों के जो सहयोगी दल हैं वो भी अपने काम को पूरा करेंगे, चाहे वो जातीय जनगणना हो या अन्य मुद्दे हैं जो उनके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं
उनको सरकारी नौकरी में भर्ती कहें या अन्य जो भी कुछ हैं, उनको भी पूरा करने के लिए जो प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर वो भी उनको पूरा करना ही होगा। चलिए, इस डिबेट में इतना ही आपको दिखाया। अगली वीडियो निष्पक्ष एवं सत्य खबरों को देखने के लिए अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।